हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 ऑफ पॉलिटी। इसमें हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ फेडरल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ यूनिटरी फीचर्स होंगे। क्या क्या डिफरेंसेस थे आपको पूरा पता होना चाहिए अलॉन्ग विद द हेडिंग्स कि कौन किसके अंडर आएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेजर पार्ट था ऑलमोस्ट 70% था, ये किसने डिराइव किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही क्यों पिक किया गया? क्योंकि फैमिलियरिटी थी, उन लोगों को पता था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म कैसे चलने वाला है इंडिया के अंदर। अब ये तो चलो कुछ नहीं है, फीचर्स क्या क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो एक लाइन जो बोली गई दैट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब इस मीनिंग को समझते हैं। पहले तो ये इंडिया है, इतने सारे प्रोविंसेस बन रखे हैं। आज तो आप कैसे पढ़ते हो कुछ इस तरह से, जैसे ये आ गया गुजरात वाला एरिया, ये आ गया राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पे आ गया मध्य प्रदेश। तो हमने क्या किया, ये जो छोटे छोटे प्रोविंस थे इनको जोड़ा और क्या बना दी इनकी स्टेट। किसी स्टेट में 10 प्रोविंस जा रहे हैं, किसी स्टेट के अंदर 11 प्रोविंस जा रहे हैं, किसी में 3 जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये जो टूटे हुए प्रोविंसेस थे इनसे बनाई स्टेट। तो स्टेट्स क्या थी, पहले डिस्ट्रक्टिबल थी, सारी सेपरेट थी। पर जब एक बार ये स्टेट बन गई, यानी कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र है, एक बार ये स्टेट बन गई तो अब ये यूनियन ऑफ इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकती। यूनियन ऑफ इंडिया से सेपरेट ना होने का क्या मतलब है कि अब ये एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है इंडिया का। कल को ये बोल लें कि हमें अपनी कंट्री बनानी है, जैसे साउथ वाले पार्ट से डिमांड उठती है कैसी कि हमें अपना द्रविड़ नाडु बनाना है, वैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर जाओगे तो कुकी फ्रॉम द मणिपुर दे से कि हमें कुकी लैंड बनाना है। नागाज बोलते हैं हमें नागा का एक अलग से एरिया बनाना है, कंट्री बनानी है। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करा हुआ है कि हम पहले ही कैसे बने थे, स्टेट्स कैसे बनी थी, फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ओनली। जो प्रोविंसेस पहले अलग अलग थे उनको ही तो जोड़ा गया स्टेट बनाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, इन स्टेट से हमारा बना इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो 3 शब्द होते हैं, जैसे कन्फेडरेशन होता है, फेडरेशन होता है और यूनियन होता है। कन्फेडरेशन सबसे वीक होता है, फेडरेशन थोड़ा सा कंपेयर टू कन्फेडरेशन स्ट्रांग होता है और सबसे स्ट्रांग होता है यूनियन। कन्फेडरेशन में कोई भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है। कोई स्टेट चाहती है कि मुझे पर्टिकुलर कंट्री में रहना है तो आ सकती है, नहीं चाहती तो जा सकती है। ये पहले के टाइम पे हुआ करता था, अब तो आपको नहीं मिलेंगे। फेडरेशन याद करो, सोवियत यूनियन 1991 में डिसइंटीग्रेट करा कितनी कंट्रीज़ में, 15 कंट्रीज़ के अंदर। कौन कौन थी? एल बम GAA K² UT²। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान। तो यहाँ पे क्या इनका क्राइटेरिया था, एक पर्चे पे इन्होंने लिखा हुआ था कि हमें जब सेपरेट होना होगा तो हम यहाँ पे साइन करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। तो चलो एक पर्चे के ऊपर ये डिपेंडेंट थे फेडरेशन वाले। पर जब बात आती है यूनियन की, एक बार कोई स्टेट बन गई पार्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद यहाँ से निकल नहीं सकती। जैसे सिक्किम था, सिक्किम थोड़ी पहले अपना इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था, सेपरेट नेशन था। बाद में जब चाइना ने अट्रॉसिटी क्रिएट करी तिब्बत वाले एरिया में, तो सिक्किम के राजा आए इंडियन गवर्नमेंट से मिले कि हमें आपकी कंट्री के अंदर आना है। तो हमने यहाँ पे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी, उसके बाद सिक्किम को ऐड कर लिया। पर अब सिक्किम बोलेगी मुझे दोबारा से जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यूनियन जो होता है वो ओवरऑल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। देन सेपरेशन कर दी गई पावर्स की, चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहें, इस वजह से पावर की सेपरेशन कर दी गई। पहले स्टार्टिंग में आप देखोगे कि सेंटर था, स्टेट था, ज़्यादा यहाँ पे ही फोकस किया जाता था। बाद में पंचायत्स के लिए भी एक अलग शेड्यूल ऐड करा गया, जब शेड्यूल पढ़ेंगे तब बताएंगे उसके बारे में। यानी कि अब 3 टायर गवर्नमेंट यहाँ पे बन चुकी थी। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में किसका है? हमारा ही है, इंडिया का ही है। उसके अलावा पार्शियली रिजिड है, पार्शियली फ्लेक्सिबल है। जहाँ पे कठोर होना चाहिए वहाँ पे कठोर भी है, जहाँ पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए वहाँ पे फ्लेक्सिबल भी है। तो पार्शियली रिजिड कब है? जब बात आती है स्पेशल मेजॉरिटी की। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी क्या क्या होते हैं ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी
इतना ही याद रखना है कि क्यों रिजिड है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल मेजॉरिटी, और पार्शियली फ्लेक्सिबल भी है, क्यों, बिकॉज ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, नाम से ही पता लग रहा है। जब स्पेशल मेजॉरिटी, यहाँ पे कोई सेट होगा वोटिंग का, उतनी रिक्वायरमेंट मीट करनी ही पड़ेगी अगर कोई भी बिल पास करना है इनटू एक्ट। पर यहाँ पे जब लिखा है सिंपल मेजॉरिटी, तो मतलब जो वोटिंग के लिए क्राइटेरिया होगा तो थोड़ा ईजी होगा, तो इस वजह से हमने बोला कि फ्लेक्सिबल है। जो राइट्स थे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ दिए गए, अलॉन्ग साइड फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फिर पहले सिर्फ ड्यूटीज़ ही थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में ऐड करी गई थी। सिटीजन्स की क्या होनी चाहिए टुवर्ड द स्टेट, टुवर्ड नेशन, वो भी इसमें मेंशन करे गए। यहाँ लिखा है राइट सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तब ये डिटेल में आएगा दोबारा से, उस टाइम पे इसको फिर से पढ़ेंगे। इनकॉर्पोरेट एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस, हमने क्या किया, जो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनसे आइडियाज़ पिक किए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी चीज़ बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यूएस में आप देखोगे डबल सिटीजनशिप थी, पर हमने कहाँ से आइडिया उठाया, हमने उन कंट्री से आइडिया उठाया जहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन अलॉन्ग विद स्टेट इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि 3 टायर, सेंटर, स्टेट और पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी कहीं, जहाँ पे सिटी वाला या अर्बन एरिया आ जाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने बनाई, किस मॉडल के बेसिस पे, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल के बेसिस पे। स्पेशल टेम्परेरी ट्रांजिटरी प्रोविजंस प्रोवाइड करे क्लासेस के लिए, रीजन्स के लिए, स्टेट्स के लिए, जिनकी जो सोशियो हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए मेन स्ट्रीम से, उनके लिए हमने स्पेशल और टेम्परेरी और ट्रांजिटरी प्रोविजंस बनाए। अब कुछ फीचर्स आप देखोगे टेम्परेरी थे, टेम्परेरी जैसे एंग्लो इंडियंस एक टाइम होना ही था ना, ये ख़त्म होना था इंडिया के अंदर, पर सीट आज भी इसकी वेकेंट रहती है। वैसे ही अगर बोलें स्पेशल, तो माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्पेशल कमीशन बना दिया जैसे NCM SM है, उसके अलावा STs के लिए बना दिया जैसे NC/ST, शेड्यूल कास्ट के लिए बना दिया NC/SC, तो स्पेशल प्रोविजंस हैं। ट्रांजिटरी मतलब उस टाइम पे ज़रूरत थी पर अब ज़रूरत नहीं है, पर क्या हुआ था, रिजर्वेशन दी गई थी 10 साल के लिए। इसको हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में, जब आर्टिकल 15 की बात करेंगे और 16 की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे। पर हुआ क्या, ये पॉलिटिकल क्राइटेरिया बन गया और आज तक ये 10 साल एक्सटेंड करते करते बहुत लंबा अर्जा इसने तय कर लिया है। अब आते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर क्या है, तो पहले तो मीनिंग समझो फेडरल का। फेडरल का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और दूसरा स्टेट। तो इसी वजह से आप पढ़ोगे अपनी लक्ष्मीकांत बुक में, दैट इज़ कि इंडिया का जो फेडरल फीचर है वो सेमी फेडरल है। सेमी की जगह पे कोजाई भी लिखा हो सकता है, यानी कि आधा फेडरल है। अब ये आधा फेडरल क्या होता है, इसका मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पावर की, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा वो सेंटर का रहेगा, सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड रखेगी, ठीक है, उसका मतलब होता है सेमी फेडरल। अभी फेडरल फीचर हम देखेंगे जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे। सबसे पहले तो जुडिशियल सुप्रीमेसी, सबसे पहला फीचर है यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी। जब भी कोई लॉ बनेगा, कोई भी लॉ जब बनेगा, कानून बनेगा, बनाएगा कौन, लेजिस्लेटिव बनाएगी, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगी, पर उसकी वैलिडेशन कौन चेक करेगा, जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू भी जिसे बोलते हैं, जुडिशरी चेक करेगी कि क्या ये जो लॉ बनाया गया है ये संविधान को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है या नहीं, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर में ही आप क्या देखोगे, जो पावर है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कठोरता है वो किसका पार्ट है, अगेन वो भी एक फेडरल फीचर है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ अगेन अ फीचर ऑफ फेडरल। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाथ से लिखा गया था, ठीक है, तो ये फेडरल फीचर्स थे। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नेंस होती है वो फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दी जाती है, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर दी जाती है। जो स्टेट हैं काफ़ी इंडिपेंडेंस जो इन्जॉय करते हैं इन दियर स्फेयर, यानी कि जो भी सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को मिल रखे होते हैं वहाँ पे पूरी ऑटोनॉमी स्टेट्स को दे दी जाती है कि आप ही डिसीजन लोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो जैसे एजुकेशन था, एजुकेशन एक टाइम था सिर्फ स्टेट के अंडर था, बाद में इसको
कॉन्करेंट में डाल दिया कि सेंटर और स्टेट दोनों ही डिसीजन बनाएंगे मिलके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिमार्केशन करी गई है पावर्स की बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अपने राइट्स हैं स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, जिनको हमने 7th शेड्यूल लिस्ट 2 के अंदर मेंशन करा हुआ है। अब यहाँ पे 7th शेड्यूल की बात करिए। टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशन, याद करो अब मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर, हमने बोला था कि पहले इनिशियली कितने शेड्यूल थे, 8 थे, बाद में कुछ अमेंडमेंट करी गई और जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई तो 9th शेड्यूल ऐड हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट के बाद 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और यहाँ पे फाइनली कौन सा, दैट इज़ 10th शेड्यूल ऐड हुआ। 10th के बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है दैट इज़ 73rd और 11th शेड्यूल पंचायत ऐड हो जाती है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई और जिसके तहत म्यूनसिपैलिटीज़ ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह से अब जो आप देखोगे प्रेजेंटली तो टोटल कितने शेड्यूल मिलेंगे अपने को, 12 शेड्यूल मिलेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई थी कि जितने भी स्टेट के सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर डिसीजन लॉ स्टेट बनाएगा वो लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल में लिया गया है। यानी कि जब 7th शेड्यूल की बात करेंगे इसमें 3 लिस्ट आती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 के अंदर क्या आएगा, जो सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ सेंटर डिसीजन लेगी। लिस्ट 2 में आएंगे सारे स्टेट के और लिस्ट 3 में आएगी कॉन्करेंट, ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों ही डिसीजंस लेंगे। स्टेट्स कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ओवर कॉन्करेंट सब्जेक्ट अनलेस दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लेजिस्लेचर। स्टेट तभी लेंगे अगर स्टेट को लग रहा है कि हमारी स्टेट के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पर सेंटर नहीं समझ रही, उस टाइम पे स्टेट की स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगी। अब एक आर्टिकल आएगा दैट इज़ आर्टिकल 368। इसमें बोला गया है कि कोई भी अमेंडमेंट नहीं बनाई जाएगी बाय यूजिंग पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। मतलब सेंटर डायरेक्टली कोई अमेंडमेंट नहीं करेगा बिना स्टेट को इंक्लूड करे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ईजी है अमेंड करना, और जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कंपैरिजन अगर करें तो काफ़ी इजी है, वहाँ पे अमेंडमेंट चेंजेस संशोधन जिनको आप बोलते हो वो इजीली किए जा सकते हैं, पर उतना ज़्यादा रिजिड भी नहीं है जितना यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे इंडिया में तो क्या होता है, कई बार प्रेसिडेंट के पास बिल गया, प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया कि दोबारा से देखो ये नहीं बना, तो बिल रिटर्न करता है एक बार, फिर दोबारा से अगर प्रेसिडेंट के पास आ गया तो बातें हो जाते हैं, प्रेसिडेंट की साइन करने ही पड़ेंगे। पर वहाँ पे यूएस के अंदर आप देखोगे तो उनके संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जब तक मेजॉरिटी नहीं आएगी, जब तक बिल के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तब तक वो पास ही नहीं करते हैं। तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 368 के तहत स्टेट्स को लाना पड़ेगा, जब भी कोई अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी एब्सेंस में नहीं किया जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ईजी नहीं है अमेंड करना जितना यूके का है या ब्रिटिश का है, और इफ़ कंपेयर टू यूएस तो उतना रिजिड भी नहीं है क्योंकि यूएस का ज़्यादा ही रिजिड है, इंडिया कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है। तो ये थे हमारे ऊपर सारे फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर्स के अंदर अगर डायरेक्टली हम बोलें तो एक तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फेडरल स्ट्रक्चर था। उसके अलावा हमने देखा जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो ये भी किसका पावर पार्ट है, दैट इज़ द फेडरल स्ट्रक्चर। रिजिडिटी देखी हमने, कठोरता देखी, सुप्रीमेसी देखी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये सारे फीचर थे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के। अब देखेंगे यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर के अंदर पहला आता है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस वगैरह जो एग्ज़ाम्स हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं, ऑल इंडिया सर्विस। तो ये एक यूनिटरी फीचर है जहाँ पे सेंटर की होल्ड रहेगी, स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये देखो कुछ फीचर्स ऐसे मिलेंगे अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ आप देखोगे सेंटर की ही डोमिनेंस चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा होगी, और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके तहत आर्टिकल 370 याद करो, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को बोला गया था, राइट। ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ऑल्दो किया हुआ है, और जब कश्मीर ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी हमें इंडिपेंडेंट रहना है, फिर बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ज़रिए इनको ऐड करा गया था। तो एक आर्टिकल 370 इंक्लूड करा गया था जिसके तहत सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे जिनके पास डबल सिटीजनशिप का क्राइटेरिया हुआ करता था। पर 2019 में ये जो आर्टिकल था इसको कर दिया गया रिपील, खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है वो अब पूरे कंट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी बोली जाएगी तो फेडरल में आएगा एग्जाम्पल, पर वहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी बोली जाएगी तो यूनिटरी का फीचर है वो। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि काम जब करेंगे तो इंटीग्रेशन में करेंगे, सारे एक साथ करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये भी किसका है, यूनिटरी फीचर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को क्यों रखा यूनिटरी फीचर, क्योंकि आपको पता है स्टेट के अंदर उस स्टेट का जो पर्सन है
वो कभी भी गवर्नर नहीं बनता। कौन भेजते हैं गवर्नर? डिफरेंट स्टेट से भेजते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट भी के बोलने पे प्रेसिडेंट भेजते हैं। तो गवर्नर जो होता है एक तरह से ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। जो भी स्टेट के अंदर चल रहा होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको देगा? जाके सेंटर को। तो ये थे हमारे यूनिटरी फीचर। और इसके अलावा डिस्ट्रक्टिबल स्टेट विद इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, ये भी यूनिटरी फीचर है। अब आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा दैट जो डिस्ट्रक्टिबल स्टेट थी उन्हीं से तो हमने इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बनाया। पहले टूटा फूटा हुआ था, सब जगह पे बहुत सारे प्रोविंसेस थे, डिस्ट्रक्टेड थे। जब इनको हमने जोड़ा तो हमारा जो इंडिया बना दैट इज़ यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बना। किसका? डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। अब कुछ फेडरल कंट्रीज़ भी हैं, जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे स्टेट्स के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी तो वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप नहीं आपको मिलेगी, डबल सिटीजनशिप मिलेगी। पर इंडिया के अंदर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी। तो सेंटर और स्टेट जो हैं वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करते हैं। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लॉ ऑफ स्टेट और सेंटर के बीच में, किसी कॉन्करेंट, क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट तो कॉन्करेंट मैटर्स में ही आता है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों ही मिलके काम करते हैं, तो थिंकिंग का भी थोड़ा फ़र्क आएगा। ऊपर से अगर गवर्नमेंट सेंटर में अलग है तो पॉलिटिकल इश्यूज भी आएंगे, और स्टेट में अलग है तो वो भी रीजंस रहते हैं। तो यहाँ पे सेंटर के जो प्रोविज़न होते हैं वो प्रिवेल करते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहती है वो सेंटर की ही रहती है। तभी तो बोला कि सेमी फेडरल है इंडिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पावर्स का, सेमी है। सेमी मतलब सेंटर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा, और सेंटर के पास रेजिडिवरी पावर्स भी हैं। ठीक है। यूनियन एन्जॉयज अ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर 100 सब्जेक्ट्स। अब जो 7th शेड्यूल हमने पढ़ा अभी, जिसमें मैंने बोला कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है और लिस्ट 3 है। फर्स्ट लिस्ट है सेंटर की, जिसमें अराउंड 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके ऊपर पावर सिर्फ सेंटर की ही है। ठीक है। वहीं पे लिस्ट 2 की अगर बात करेंगे, जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल आता है, इसमें आपको अराउंड 61 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये लिस्ट 2 की बात है। और फिर उसके अलावा आएगी आपकी कॉन्करेंट में तो खैर दोनों ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। एक रेजिडिवरी पावर है, रेजिडिवरी के पावर की खैर उसको शेड्यूल 7 में तो मेंशन नहीं करा है, पर यूनियन ही उसके ऊपर चेक रखता है। इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन आपके मेंस के अंदर। तो फिर से याद कर लो, पहले छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, इनको हमने मिला के बनाई स्टेट्स। तो पहले क्या थी? ये डिस्ट्रक्टेड थी ना, फिर उनको हमने जोड़ा, और फिर जब इंडिया बना तो इंडिया कैसा बन गया? इंडिया बना इनडिस्ट्रक्टिबल। अब नहीं तोड़ा जा सकता, अब कोई भी बाहरी पावर नहीं तोड़ सकती हमारे इंडिया को। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी एडवाइस पे? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने बोला ना कि वैसे तो प्रेसिडेंट ही भेजेंगे गवर्नर को। प्रेसिडेंट कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में बैठते हैं, रायसीना पहाड़ी पे बैठते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं ये किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो गवर्नर भेजा वो प्रेसिडेंट की इंटेंशन नहीं होती, वो पीछे से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह की इंटेंशन होती है, और फिर ये जाके गवर्नर को भेज देते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट ABCD। और याद रखिएगा, एक टाइम पे एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स के गवर्नर भी एक्ट कर सकते हैं। हैंस जो गवर्नर होंगे वो एज अ एजेंट एक्ट करते हैं सेंटर के लिए स्टेट्स के अंदर, और इसकी वजह से सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट्स के ऊपर वो और इंक्रीज कर जाता है। अब लगा ना पता सेमी क्यों है। और ये जो फीचर है गवर्नर वाला, दैट कम्स अंडर द यूनिटरी फीचर। यूनिटरी यूनियन की बात हो रही है, सेंटर की बात हो रही है, तो सेंटर की स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा जो इंडियन पार्लियामेंट है, अब यहाँ पे बोला ना कि डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स थी, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिया बन चुका है, पर अंदर बाउंड्रीज चेंज हो सकती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, पहले 2014 से पहले एक ही आंध्र प्रदेश था, बाद में यहाँ पे डिवीजन हो जाती है और एक स्टेट ऑफ तेलंगाना भी बनती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक पार्टीशन कर दिया, एक नई स्टेट बनी। अंदर चल सकता है, अंदर आप नई स्टेट बना सकते हो, कहीं पे बाउंड्री इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, वो भी कर सकते हो। अगर आपको नाम बदलना है, जैसे पहले पौंडीचेरी हुआ करता था, बाद में पुडुचेरी हुआ, तो नाम भी बदला जा सकता है। पर यहाँ पे जो यूनियन था इंडिया का वो तो नहीं टूटा ना, अंदर स्टेट को ही हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रक्ट मतलब यहाँ पे कि पार्टीशन वगैरह कर सकते हैं। और अगर हमें 2 स्टेट्स को मर्ज करना है तो वो भी किया जा सकता है, वो होता नहीं है खैर ज़्यादा तो सारे तोड़ने पे ही बात करते हैं। तो ये जो है इट इज़ अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
चलिए जी, नेशनल सिंबल वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिफरेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं।